चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सब्जेक्ट है हमारा टैक्सेशन। आप सीए के हो, सीएस के हो, सीएमए के हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्ट तो एक ही है, टैक्स। हाँ, बस डेप्थ का फर्क हो जाता है। आईसीएआई ज्यादा डेप्थ में जाता है, सीएस हो सकता है थोड़ा ज्यादा अपना फोकस रखे थ्योरी पे, कम रखे प्रैक्टिकल पे, और सीएमए का दोनों के बीच का लेवल। पर एक्ट एकदम सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, क्योंकि है तो हमारा एक ही एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वहीं से डेटा आना है। ऐसे हमारा जीएसटी। तो इस पे जाने से पहले नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, टैक्स क्या होता है? कभी सुना है या नहीं सुना? यहां मत देखना, वो छोड़ दो। हाँ, कोई चार्ज बोल रहा था कुछ, कोई? हाँ, चार्ज जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे टैक्स बोलते हैं। सर मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान काट दिया, वो भी चार्ज है, उसे टैक्स बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं चालान या फीस। हाँ, यानी कि हर चार्ज इज नॉट अ टैक्स। कुछ हद तक ठीक था, कुछ हद तक नहीं। तू बता, क्या लगता है टैक्स क्या होता होगा? अरे नहीं, छोड़। देखो, सही बोलो गलत बोलो फर्क नहीं पड़ता, बोलना आना चाहिए। अगर तूने गलत बोला क्या होगा? ये थोड़ा हंस लेगा, कोई बात नहीं यार। हाँ वही तो कह रहा हूं, पता है क्या है, हमें बोलना सीखना है। क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना, एक तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है हमारा। सर कहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं सर, पर है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। पता है यहाँ पे ना एक एमबीए वाला बच्चा हमसे एज ले जाता है। क्यों? वो डेली कॉलेज जा रहा है, वो डेली सेमिनार अटेंड कर रहा है, वो प्रेजेंटेशंस दे रहा है, उसको बोलना आता है। हमारा क्या है ना, सीएस के अंदर हमें बोलना नहीं आता, हमें काम करना आता है। नॉलेज है, पर जब तक सामने वाले को बताएंगे नहीं, कैसे पता लगेगा यार? तो देखो, नॉलेज हम ड्यूरिंग द 3 साल के कोर्स में सीख जाएंगे, बोलना सीखना जरूरी है। अभी बोलना आ जाएगा, धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगी, तो हमारी डिलीवरिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि हमें जो क्लाइंट चाहिए आराम से मिल जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा हमारे। तो आज से ना, जब मैं कोई चीज पूछूं, तुम सही बोलो गलत बोलो, बोलने का ट्राई करो। देखो, गलत बोलने में ना कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो आया बोल दिया। कम से कम इस 20 बच्चों के आगे बोलने का आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा। फिर जब नॉलेज आ जाएगी, अपने आप बोल सकते हो आगे जाके यार। तो बोलने प्रैक्टिस डालो, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज नहीं सिखाएगा आपको। अब जो आपकी ओडीओपी ट्रेनिंग्स होती हैं वो यार 2-3 दिन की होती है, उसमें क्या ही सीख लोगे यार। ठीक है, तो अब से बोलना है। तो आप बताओ मैडम, क्या लगता है टैक्स क्या होता है? महक नाम है ना, महक बताओ। ओके, अपने इनकम में से सर कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो हफ्ता मांगने आते हैं, हफ्ता देना पड़ता है। एक तरह सही है, एक तरह सही है। टैक्स आपका लीगलाइज हफ्ता ही है। हफ्ता पता है ना क्या होता है? जो गुंडे मांगते हैं, भाई इतना पैसा कमा रहा है चल हमें दे, हम तेरे प्रोटेक्शन करेंगे। गवर्नमेंट भी आपसे मांग रही है, ये आपको प्रोटेक्शन भी देती है क्योंकि उन्होंने खोल रखे हैं पुलिस स्टेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये आपकी हेल्थ भी संभालते हैं, इन्होंने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, स्कूल्स भी हैं। यानी गवर्नमेंट सारा काम वही करती है, यानी एक तरह का लीगलाइज हफ्ता ही है ये। चलो और डीप जाने से पहले मुझे बता दो, ये सुने कभी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? अच्छा, ये पता है क्या होते हैं? तेरे को पता है? हाँ, मुझे पता, तेरे को पता है। क्या लगता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता होगा? डायरेक्ट टैक्स उससे पूछा है मैंने। अरे मुझे घूरो मत यार, बता दो क्या होता है, ऐसे कर रही क्या लगता है क्या होता है? हाँ रीडिंग कर ले, कोई बात नहीं। चल तू बता दे, रोहित नाम है? नहीं नहीं, टिंकू टिंकू। अरे बैठ जा, खड़ा मत तो, बैठ जा बैठ जा। डायरेक्टली पे करते हैं, एकदम सही जवाब। देखो मैं समझाता हूं आपको। तुम्हारे पापा मम्मी भैया दीदी कोई ना कोई जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहे होंगे, तो पैसा किसने कमाया? उन्होंने कमाया। जिसने कमाया वही अगर टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को जमा करते हैं, यानी जिसने डायरेक्टली इनकम कमाई वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर रहा है, लो पकड़ो टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जिसने कमाया उसी ने टैक्स गवर्नमेंट को दिया। क्लियर हो गया आपको? तो सर इनडायरेक्ट क्या होता है? तो नहीं वो, हाँ, ये क्या था? गुड्स खरीदने चाहते हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। देखो,
इसने बोला सर एग्जांपल के लिए अगर गुड्स खरीदने जाएंगे तो उसका जो टैक्स होगा ना हम शॉपकीपर को देंगे, सीधा गवर्नमेंट को नहीं देंगे, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल ठीक है यार, मैं बताता हूं। देखो मुझे लैपटॉप खरीदना था, लैपटॉप मान लो 2 लाख का आया, मैंने 2 लाख रुपए दिए, मैं लैपटॉप लेके आ रहा था, दुकानदार ने हाथ पकड़ लिया मेरा, कह रहा इसका जीएसटी कौन देगा? पता है जीएसटी होता है कुछ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लैपटॉप क्या है? गुड्स एंड सर्विस है, गुड्स है। इस पे उसने लगा दिया जीएसटी सीधा 28%, 28% का। मैथ पढ़ के आए हो? 56,000। किसने बोला? क्या बात है, नाम बताने का नाम? कृष ने बोला सर 56,000, 56,000 का जीएसटी है, टोटल हो गया 2,56,000। मैंने कहा ले भाई पकड़, मैंने उसको 256 दिए, मैं तो लैपटॉप लेके आ गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या दुकानदार पूरे 2,56,000 अपनी पॉकेट में डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? नहीं डालता। क्यों? सर उसको ये 56,000 किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को जाके जमा करने पड़ेंगे सर। ठीक है भाई, तो दुकानदार गया गवर्नमेंट के पास, ये 56,000 क्या हो गया इसको? भाई बुरा क्यों मान रहा है? चल जहां गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये, गवर्नमेंट को ये 56,000 डिपॉजिट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, दुकानदार कर रहा है? दुकानदार कर रहा है। डिपॉजिट तो सर वो कर रहा है, पर ये खर्चा निकले किसकी जेब से निकला है? दुकानदार की, मेरी? मेरी, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे थे। यानी कि ये टैक्स गवर्नमेंट को देने का काम मेरा था, पर दिया किसने? शॉपकीपर ने। यानी कि बर्डन मेरे पे था, मैंने शिफ्ट किस पे कर दिया? शॉपकीपर पे। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क समझ आया आपका? नहीं आपका साची, सॉरी साची। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या था? जिसने कमाया उसी ने दिया। इनडायरेक्ट में क्या था? जिस पे बर्डन आया उसने शिफ्ट कर दिया किसी और पे, उसने जाके जमा किया। ठीक है, यहीं से आपका एक और डिफरेंस निकलेगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला मैंने? जिसने कमाया, यानी इनकम के ऊपर लग रहा है टैक्स। और जीएसटी में क्या हो रहा है? मैंने कुछ खरीदा, यानी कि जब मैं गुड्स या सर्विस खरीदने बेचने की बात करूंगा तो आएगा आपका जीएसटी, और कमाने की बात करूंगा तो आएगा इनकम। फर्क समझ आया? तो यहां से हमें समझ आ जाएगा इनकम टैक्स किसका एग्जांपल होगा? डीटी का, आईडीटी का? डीटी का। और जीएसटी किसका होगा? आईडीटी का। कस्टम ड्यूटी सुना है? कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चार्ज होता है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क समझ आ गया इतना आपको? पक्का? ठीक है। अच्छा, कभी आपने सुना है, आपने, रोहित नाम है ना आपका, कभी सुना है कि इंडिया में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं जमा करना पड़ता, उसके बाद स्लैब्स बने होते हैं 5%, 10%, 30%? सुना है? सुना है, सुना है ना? हम पढ़ेंगे। हाँ जी, 5 लाख हो गया। वही तो, वही तो समझाना है। 5 लाख नहीं हुआ मैडम, बताऊंगा। जिसके डाउट है ना सर 5 लाख तक टैक्स स्लैब बन गया, ये लेमैन्स की लैंग्वेज है जो गवर्नमेंट लॉलीपॉप देती है, लो पकड़ो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें फर्क है। वही तो सीखना है हमको, टेंशन नहीं। ओके, इनकम टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स को बोला गया है इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, पीछे आना? आगे बढ़ना। प्रोग्रेसिव टैक्स ये कह रहा है भाई साहब जितनी आपकी इनकम में प्रोग्रेस होगी उतने आपका टैक्स में प्रोग्रेस होगी। इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, इनकम कम, टैक्स कम। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स कैसा हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स। हम ये पढ़ेंगे। 2.5 लाख तक कमा रहे हो, मत दो टैक्स। 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 5% का टैक्स पे कर दो। 5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 20% टैक्स पे करो। और ऐसे 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 30% टैक्स पे करो। यानी सिंपल फंडा भी क्या याद रखना है? अगर इनकम बढ़ रही है तो सामने क्या बढ़ेगा? उसका टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स। अब मुझे बताओ, अगर डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता होगा? कांस्टेंट। ओके, पहली बात तो रिग्रेसिव मत बोलना। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है? वो नीचे गिर रहा है। अब नॉन प्रोग्रेसिव भी नहीं है, मैं समझाता हूं आपको क्या है। आपने क्या बोला? कांस्टेंट है। ओके, देखो यही एग्जांपल लेके चलूंगा मैं, बस मैं काम कर रहा हूं, थोड़ा राउंड ऑफ करके दिखा रहा हूं। मान लो इस पे 50,000 का जीएसटी था, तो लैपटॉप कितने का हो गया? 2,50,000। ठीक है, ओके। मान लेते हैं मैंने लैपटॉप खरीदा, ये मैं हूं, मेरी 1 साल की टोटल इनकम इज
10 लाख रुपीस, मैं मान रहा हूं मैं साल में कमाता हूं 10 लाख रुपए और मैंने लैपटॉप खरीदा। अब मुझे बताओ, अगर साल में 10 लाख रुपए कमाने वाले इंसान ने लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को दिया, तो मैंने अपनी इनकम का कितना परसेंट टैक्स जमा कर दिया? निकाल सकते हैं क्या सर? सिंपल है ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। समझ आया क्या किया मैंने टैक्स अमाउंट को अपनी टोटल इनकम से डिवाइड कर लिया, देखने के लिए मेरे को एक्चुअली बर्डन कितना आया। कितना आ गया? ये 5% आ गया। ये बात समझ आई आपको? अच्छा रोहित, तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर फेवरेट है? कोई नहीं है, देखता नहीं क्रिकेट? कोई तो होगा। कोई पसंद नहीं है तो देखता क्यों? अच्छा तेरा कौन है? रोहित शर्मा, ये वाला रोहित? अच्छा वो रोहित बड़ा पाव। अच्छा रोहित शर्मा साल में कितने कमाता होगा? चल 500 करोड़। 500 करोड़। 500 करोड़ कमाने वाले रोहित शर्मा को भी यही लैपटॉप लेना था, दुकान पे गया, क्या लगता है जीएसटी कितना चार्ज होगा? सॉरी 85 लगेगा सर। सर जीएसटी को आपकी इनकम से क्या लेना देना है? वो तो लैपटॉप के ऊपर है। आप लो, कोई भिखारी ले, अंबानी ले, रोहित शर्मा ले, क्या फर्क पड़ता है सर? दुकानदार कितना लेगा जीएसटी? 50,000 रुपए। उसने भी जीएसटी जमा किया 50,000 रुपए का। जरा बताना उसकी इनकम का कितना परसेंट टैक्स में गया? 50,000 डिवाइडेड बाय 500 करोड़ इंटू 100। करो जरा कैलकुलेट, कितना आ रहा है? करो करो करो, कैलकुलेट करो, जो भी आ रहा है। चलो काम करते, 0.000 समथिंग, यही आएगा ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, सर जब जीएसटी का रेट सेम था, अमाउंट सेम था, बर्डन क्यों शिफ्ट हुआ? भाई बर्डन क्यों हुआ? मेरे पे ज्यादा क्यों, उस पे कम क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज्यादा है सर। यानी कि क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट था। मेरे साथ बोलो, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट था। क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट था। गुटखा खा रहा है तू तो बोल क्यों नहीं रहा? चल बोल। क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट था, इसका नेचर रिग्रेसिव बन गया। इसका नेचर रिग्रेसिव बन गया, क्योंकि जितना ज्यादा कमाओगे उतना छोटा बर्डन रहेगा आपके ऊपर। पॉइंट समझ आ गया? तो हम डिफरेंस में क्या लिखेंगे? इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। और आईडीटी में क्या लिखेंगे? बिकॉज द रेट इज कांस्टेंट द नेचर बिकम्स रिग्रेसिव। समझ आ गया? आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी इस डिफरेंस को नोट करो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल होता है इनकम टैक्स, पहले और लगा करते थे। वेल्थ और गिफ्ट टैक्स अब नहीं है, हट चुके हैं। पर एग्जांपल के नाम पे लिख सकते हो। आईडीटी का एग्जांपल है आपका जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। 2 मिनट जल्दी नोट करो। नहीं अलग है, बताऊंगा, अलग बताऊंगा। चलो, और प्लीज नई कॉपी बना लो, क्योंकि मैं कभी भी डेमो नहीं देता हूं। ये मेरी पहली क्लास ही होती है। जिसे ज्वाइन करना है वो कर लेगा, नहीं करना नहीं करेगा। मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। मुझे वो चीज नहीं आती कि कोई इजी उठा लो चैप्टर में, मैं फर्स्ट क्लास से ही लेके जाता हूं हमेशा। चलो जल्दी। ओके, अब मुझे ये बताओ, 2 तरह टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या लगता है हमारे एग्जीक्यूटिव कोर्स में कौन से पढ़ने हैं हमको? हमें डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है सर, हमें डायरेक्ट पढ़ना है सर। आईसीएसआई ना बहुत हरामी है सर, दोनों पढ़वाएगा आपको। क्या लगता है? दोनों पढ़ने हैं? दोनों पढ़ने हैं सर। वेटेज क्या होगी? कितने नंबर का ये, कितने का ये? क्या लगता है? 50-50, 50-50, 50-50 दोनों। 50 का ये, 50 का ये, दोनों पढ़ने हैं। वैसे पता है, कहने को ये एक सब्जेक्ट है, ये आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ दूंगा ना तो आपके 33 चैप्टर्स बनते हैं। 33 चैप्टर्स। और ये जो आज बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक है, चैप्टर नहीं है। तो जब तक बेसिक नहीं आएगा चैप्टर नहीं आ सकता आपको। जर्नी बहुत लंबी है, डिफिकल्ट नहीं है, लंबी है। मेहनत क्या करनी पड़ेगी आपको? डेली रिवीजन, डेली होमवर्क, वरना 33 चैप्टर्स करते करते खो जाओगे। और सिर्फ अगर तुम्हें डेप्थ बताना चाहूं, मार्केट में जाके क्या होता है, देखो मार्केट में जाने के बाद ना, तो बाद में बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। अभी क्यों डराऊं तुमको? मैं क्लास 10 में डराऊंगा तुमको मैं, ताकि तुम परसों टाइम पे आओ। ठीक है, ओके। सर टैक्स जान लिया क्या होता है, 2 तरह का होता है, भी जान लिया। मुझे एक बच्चे की कहानी याद आ गई।
क्लास की गुंडी कौन है? प्रीति। चलो प्रीति गुंडी है क्लास की, मान लिया। ऐसा इसने बोला, मुझे नहीं पता। हाँ वैसे क्लास की बातें काल्पनिक है, क्लास तक ही रहेंगी, ठीक है, बाहर जाके नहीं बोलेगा कोई। हाँ चलो, एक दिन क्या हुआ, प्रीति बैठ गई डोर के पास, जो क्लास में आ रहा है डंडा लेके बैठी है, चल टैक्स निकाल। वो कह रहे किस बात का टैक्स? प्रीति टैक्स। आज से क्लास में पैर रखना है तो प्रीति टैक्स। क्या बोला मैंने? आज से क्लास में पैर रखना है तो प्रीति टैक्स। लक्ष्य कह रहा मैं हाथ में चल के आ जाऊंगा, टैक्स दूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, प्रीति अगर ऐसा टैक्स रखेगी, मैं टैक्स दोगे कि कुछ और दोगे? नहीं देना टैक्स। क्यों नहीं देना? सर वो लॉ थोड़ी है, वो तो प्रीति है, ठीक है, इलीगल है। अच्छा नहीं दोगे टैक्स? तुमने क्या बोला, क्यों नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि इलीगल है। ये अगर यहाँ मोदी जी बैठे होते फिर भी इलीगल है। क्यों? बिल्कुल सही बात। सर मोदी जी क्या है? वो तो एक फेस है गवर्नमेंट का, ही इज नॉट पार्लियामेंट। इंडिया में एक बुक बैठी है, बुक जानते हो? हिंट दूंगा, प्रीति 26 जनवरी को आई थी वो बुक, 1950 में। अरे हाँ हाँ। 26 जन को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती कि इंडिपेंडेंस डे? आप बताओ। कुछ नहीं मनाते? कुछ तो मनाते होंगे। रिपब्लिक डे, राइट, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है ना, किसने लिखी थी? बढ़िया। तो उन्होंने ना बुक में पहले लिख दिया था आर्टिकल नंबर 265 में। अच्छा जैसे हमारी बुक में होते हैं ना सीरियल नंबर्स, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल नंबर्स। तो आर्टिकल नंबर 265 में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के? नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इंडिया में कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले लेके आओ उसका लॉ। तभी इनकम टैक्स के ऊपर बैठा हुआ इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी के ऊपर है गुड्स एंड सर्विस एक्ट। पहले लॉ बनाओ फिर टैक्स लगाना। यहीं से क्वेश्चन आता है, लॉ कौन बना सकता है सर? पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा मिलके बिल बनाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेगा, तब जाके बनेगा लॉ। वो भी याद करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 245 बोलता है पार्लियामेंट बनाएगा लॉ। ये आपसे एमसीक्यू पूछ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, रख दे रख दे रख दे रख दे। हाँ ओके। आर्टिकल 265 ने क्या बोला? टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? लॉ। फिर 245 ने बोला लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। क्लियर हो गया इतना? ओके ओके। मुझे बताओ तुम कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन हो, टोटल 2 ही हो? कोई 3 वाला है? 3 वाला, हाँ कितने हो? 3। तुम 4 हो? तभी से कहा पापा के बहुत काम है। नहीं पापा काम के तो हैं। हाँ हाँ जी। 3 भाई बहन हो? मस्त रहते हो, लड़ते हो? हो जाती है। चलो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, एक दिन पापा जी आए, 4 चॉकलेट टेबल पे रख के चले गए, बांट लेना। 3 तो बांट लेंगे, चौथे के लिए लड़ोगे? ऐसे दे दोगे, रख लेते दे दोगे? इतने शरीफ हो। क्या लगता है लड़ेंगे ना? लड़ेंगे। तुझसे मांगना तो कैसे मांगना होगा? प्यार से 1 करोड़ दे दे प्लीज। किडनी? किडनी पे उसकी यार, कोई 5-6 लाख की बिक जाएगी यार। लिवर? किसने बोला मैडम? मुझे क्या करना है, अभी इतनी भी नहीं पीता। ठीक है चलो ठीक है, आ जाओ। ओके तो ना अंबेडकर जी को बात पता थी यार ये, कि टैक्स चलो लॉ लगा के मांग सकते हो, पर उन्हें पता था इंडिया में ना जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है जरूरी नहीं कि वो स्टेट में भी सेम हो। जैसे अभी सीजी में कौन है? बीजेपी। दिल्ली में कौन है स्टेट गवर्नमेंट में? आम आदमी पार्टी। वेस्ट बंगाल में कौन है? ममता दीदी हमारी। यानी सब जगह पार्टी अलग है ना यार। तो इनको पता था कि अगर टैक्स एक कटोरे में लाके रख दिया ना, सब लड़ बढ़ेंगे आपस में, मेरा मेरा मेरा। तो उन्होंने क्या किया, 245 के बाद 246 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बोल दिया ये तेरा ये तेरा ये तेरा, बाद में लड़ने का नहीं, सिंपल। तो 246 क्या कर रहा है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
तू क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? रख दे फोन, बैग में रख दे, जल्दी बैग में रख, बैग में। हाँ चलो, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी अब। तो देखो, पढ़िए तुमने एसएसटी के अंदर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उन्होंने बोला जो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है वो सारी पावर जाएंगी सीजी के पास, जो स्टेट में लिखा हुआ है वो एसजी के पास। उस पर भी आऊंगा, हमें पूरी लिस्ट तो याद करनी नहीं है, हमने देखना है हमारा टैक्स कहां पे आ रहा है। तो यूनियन लिस्ट में मैं ढूंढ रहा हूं 1 2 3 4, एंट्री नंबर 82। एक फर्क समझ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल नंबर और लिस्ट में होते हैं एंट्री नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल, और लिस्ट में होते हैं एंट्री नंबर। तो 82 वाला मुझे काम का दिख गया। यहां क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन इनकम, इतना, टैक्सेस ऑन इनकम यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाने की पावर किसको मिल गई, किसको मिल गई, मतलब सीजी को। यानी आज जो हम इनकम टैक्स जमा करते हैं वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कैसे पता लगा सर, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। ये आपका हॉट फेवरेट एमसीक्यू है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर कहां से मिली है, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट से मिली है। समझ आ गया आपको? अब ये पढ़ो, अदर देन एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर के पैसे कमाओगे ना, फार्मर्स पैसे कमाओगे, नहीं पे करना इनकम टैक्स। सर क्यों, पावर ही नहीं। साफ बोल दिया, हर इनकम पे टैक्स मांगना ना भाई, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। और ये किसको दे दी पावर, स्टेट गवर्नमेंट को। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। पर ये बता दूं, आज की डेट में कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाती है। बहुत मेजर वोट बैंक होता है एग्रीकल्चर आपका, फार्मर्स का। पर ये समझ आ गया, अगर कल को जाके एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना पड़े ना, तो कौन लगाएगा, सेंटर की स्टेट। और हो सकता है दिल्ली लगाए, हरियाणा ना लगाए, अलग स्टेट से भाई इनकी। ठीक है, तो बताओ इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन ले सकता है, स्टेट। ओके, कॉन्करेंट क्या होता है, दो ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन, सर स्टेट गवर्नमेंट का अपना लॉ, सीजी का अपना लॉ, पर टॉपिक सेम, यानी एक ही चीज के ऊपर अलग लॉ चल रहे होंगे। ऑप्शन 2, दोनों मिलके साथ में लॉ बना लेंगे सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। दोनों साथ मिलके लॉ नहीं बना सकते। सोचो 1950 में बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तब वैसे पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उनको सपने भी नहीं आ सकते थे कि दोनों पार्टी साथ में काम कर लेंगे, एक कॉमन डिसीजन पे, म्यूचुअल डिसीजन पे आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला यहां पे वो आइटम लिखे जाएंगे जहां पे एक ही चीज के अलग अलग लॉ चल रहे होंगे। सर बताना कोई लॉ, एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली स्कूल होगा स्कूल। सेकेंड आपका डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सेंटर की है, पुलिस स्टेट। यानी यहां पे जो लॉ लिखे हैं, यहां बोला गया है एक ही चीज के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अलग अलग लॉ बन सकता है, सीजी का और एसजी का। ये समझ आया? सर हमारे काम का क्या है, आपके काम का पॉइंट जो बना वो आया जीएसटी को लेके। सुना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब आया था पता है? 1 जुलाई 2017 को आया था। और शायद तुम छोटे बच्चे जरूर रहे होगे, पर इतना सुना होगा, मोदी जी हर चैनल पे आए थे, चला रहे थे 1 नेशन 1 टैक्स, भारत का एक टैक्स। पर अगर 1 नेशन 1 टैक्स है तो भाई साथ मिलके बनाया होगा। पर साथ मिलके बनाया कैसे, यहां पावर सीजी के पास थी, यहां पावर एसजी के पास थी, वहां बोला था एक ही चीज पे अलग लॉ बनाओ। दोनों साथ मिलके लॉ बना कैसे पाए जब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर ही नहीं दे रखी थी? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकते नहीं हो, पावर ही नहीं है, कैसे बनाया लॉ, सोचो। पार्लियामेंट में पास, भाई पावर होनी चाहिए ना। हाँ सर जीएसटी में वो है, सीजीएसटी और एसजी, वो एक्ट एक ही है भाई, बताऊंगा मैं। यहां पे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है 75% ऑफ द वोटिंग के बाद। दोनों पार्टीज ने मिलके 75% वोटिंग करी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। यह आर्टिकल कौन सा दिख रहा है आपको, 246। एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 246 ए। छोटा है कैपिटल ए है,
कैपिटल ए। और ये आर्टिकल ने बोला हम एक ऐसा लॉ बनाने की परमिशन दे रहे हैं जिसका नाम होगा जीएसटी, दोनों मिलके साथ में बना सकते हो। तो जीएसटी को लाने के लिए कौन क्या भाई, खाना का क्या है, क्या खाना का क्या है, कुछ नहीं खाया, फिर नींद क्यों आ रही है? रात को क्या कर रहा था? कुछ तो कर रहा होगा रात को, क्या कर रहा था? सो रहा था, किसके साथ? अकेला? फिर नींद क्यों आ रही है अभी? होना नहीं है, ठीक है। अच्छा कल तो गर्लफ्रेंड डे था, तभी दो मना रहा था तू। कोई बात नहीं। तेरा क्या दुख है भाई, तेरा क्या दुख है? हाँ ठीक है। तो आर्टिकल 246 आया जीएसटी लाने के लिए। अब पता है मजे की बात क्या है, जीएसटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस एंट्री नंबर से आए हुए हैं, क्योंकि वो लिस्ट में लिखे हुए थे। जीएसटी लिस्ट में आ सकता नहीं था, तो जीएसटी कहां से आया? आर्टिकल से। कौन सा आर्टिकल? 246 ए। और सुनो, अब एग्जाम में ना उसको टीचर को पता है आपको 246 ए तो याद रहेगा, वो आपको 4 ऑप्शन देगा एमसीक्यू बना के, बोलेगा बताओ जीएसटी कैसे आया। एंट्री 246 छोटा है, एंट्री 246 बड़ा है, आर्टिकल 246 छोटा है, आर्टिकल 246 बड़ा है। क्या लिख के आओगे? आर्टिकल 246 बड़ा है। इसीलिए हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, हम इंडिया के लोग हैं ना, हम बोलेंगे बड़ा है। आज से क्या बोलेंगे? 246 बड़ा है। पता है बड़ा से क्या होगा? माइंड में बैठ जाएगा। बहुत जगह तुम कैपिटल वर्ड यूज करोगे, बड़ा वर्ड बहुत जगह यूज नहीं करोगे तुम लोग, एकदम एग्जाम में याद रहेगा। तो जीएसटी कैसे आया है? आर्टिकल 246 बड़ा है। समझ आ गया? जल्दी नोटिंग करो इसकी, आगे चलते हैं। ये मत लिखना, ये काम का नहीं है, कौन का में लिखना। चलो जल्दी। ओके, तो अभी तक क्या देखा? टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव कौन सा है? डायरेक्ट। रिग्रेसिव का नेचर किसका है? इनडायरेक्ट का। ठीक है, टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, किसने बोला है? आर्टिकल 265 ने। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कहां लिखा है? आर्टिकल 245 में, 25 में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 246। इनकम टैक्स कहां से आया है? इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46। जीएसटी एंट्री की आर्टिकल 246 छोटा है, बड़ा है। वेरी ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इनकम टैक्स कौन जमा करता होगा? सर जो इनकम कमाता होगा, है ना, जो इनकम कमाएगा वो टैक्स जमा करेगा। तुम सारे यहां बैठे हुए, तुम सारे इंडिविजुअल्स हो, पता ना इंडिविजुअल क्या होता है? सिंगल। तू सिंगल है ना भाई? इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं भी। एक होती है पार्टनरशिप फर्म, सुनी होगी, एलएलपी होते हैं, कंपनीज होती हैं। इनकम टैक्स कौन पे करता होगा? सारे? सारे करते हैं, बिल्कुल सारे करते होंगे सर। यानी कि सर इन सब में ना जो पैसे कमाएगा वो टैक्स पे करेगा। तो अगर ऐसा है तो लॉ में लिखा होगा ना कहीं तो। आओ देखो, देखते हैं। ये है वो पर्सन, अरे आजा, ये है वो पर्सन। क्या है ये? पर्सन। ये इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं अगर ये पैसे कमाएंगे तो। अगर ये पैसे कमाएंगे तो लायबल हो जाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं होंगे। पर एक चीज है, इसके अलावा और कोई इनकम टैक्स नहीं पे करेगा। सर इसके अलावा बचा है क्या? कोई नहीं बचा, क्योंकि जो यहां पे नहीं आया वो अदर में आ गया। ये पॉइंट आपका अदर्स का होता है। समझाता हूं क्या होता है पॉइंट्स। अभी खाली बताने का ट्राई कर रहा हूं। ये 7 तरह के लोग हैं। कितने लोग हैं? 7। जिनको नाम क्या बोला था हमने? पर्सन। ये ही कभी ना कभी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और नाम देखते हैं, पहला कौन सा है? इंडिविजुअल। ये सुना है? हुफ हुफ, HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद है? कर्ता, फैमिली बिजनेस। देखो अपनी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे, हमें सिर्फ बताया जाएगा ये HUF है, इतना कमाया, टैक्स निकाल दो। हमारा काम टैक्स निकालना, लॉ का काम स्वाति मैम कराएंगे आपको। फर्म इंक्लूडिंग LLP, मतलब सर इनकम टैक्स ने तो बढ़िया काम कर दिया। फर्म इज इक्वल टू LLP। यहां पे जो फर्म के ऊपर टैक्स है वही LLP पे टैक्स है। हम नहीं करते डिफरेंशिएट, बढ़िया हो गया। लॉ में करो डिफरेंशिएट कि LLP हाइब्रिड फर्म है। यहां सिंपल है, यहां जो फर्म है वो LLP है, तो ऐसे क्या बोलेंगे? सिर्फ फर्म।
फिर कंपनी, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, कंपनी मीन्स अ कंपनी, सबका सेम। अच्छा, ये तुम पहली बार सुन रहे होगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। शॉर्ट फॉर्म देखो इसका, AOPBOI, शॉर्ट फॉर्म। बताता हूं क्या होता है, फिर चलते हैं लोकल अथॉरिटी। सुना आपने, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, दिल्ली, इन्हें कहा जाता है लोकल अथॉरिटीज। सिर्फ पैसे कमाते हैं, बिल्कुल, तुम्हारे घर का प्रॉपर्टी टैक्स ले जाते हैं, सीवर टैक्स, कूड़ा हटाने का टैक्स, सारा वो लेके जाते हैं, वो उनकी इनकम है। मैं ये नहीं कह रहा उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा, पर ये कह रहा हूं क्योंकि वो पर्सन के अंदर लिख दिया गया है, अगर सीजी चाहे तो उनसे टैक्स मांग सकती है, इनकम टैक्स। ये कह रहा हूं। वाटर का भी होता है, बिल्कुल, पानी फ्री नहीं है, मैं पी रहा हूं। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया आपका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का टैक्स किसके पास जा रहा है, यहां से देखे तो लोकल अथॉरिटी के पास। सीधी नहीं भाई, प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स का पार्टी नहीं है, ये तो हाउस टैक्स है। ये किसके पास जाता है, म्युनिसिपैलिटी के पास, जो किस पर्सन का फॉर्म है, लोकल अथॉरिटी का। तो क्या बोलो, ये इसका टैक्स कौन ले जा रहा है, लोकल अथॉरिटी। समझ आया, ओके। अब समझाता हूं आपको AOPBOI क्या होते हैं। देखो 5 साल के बाद चलते हैं, 2028 में पहुंच जाते हैं, 2028 में लक्ष्य ने खोल लिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, कह रहा मैं रोड्स बनाऊंगा। और रोड बनाते बनाते इसको एक दिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का फोन आया। कौन है चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, मनोहर लाल खट्टर, मान लो तभी वही है। उसने फोन किया, लक्ष्य तेरे को यार एक हाईवे बनाना है सेक्टर 14 से लेके सदर मार्केट तक का, ताकि ट्रैफिक पूरा बच जाए, पूरा हाईवे नॉन स्टॉप। कह रहा बना दूंगा जी, कोई दिक्कत ही नहीं, मेरा काम ही यही है। उन्होंने बोला बनाना है, मुझे चाहिए 2 महीने के अंदर रेडी। इसने हाँ तो बोल दिया, तो सोच रहा है 2 महीने में कैसे बना दूंगा यार, मैं इतने लोग तो है ही नहीं मेरे पास। फिर इसको याद आया, मेरी क्लास में एक और लड़की थी, उससे बड़ी अच्छी महक आती थी, वो भी तो यही काम करती है, उसको फोन करता हूं। इसने फोन किया महक को, महक यार गवर्नमेंट से टेंडर मिला है, 2 महीने में हाईवे बनाना है, मैं अकेले कर नहीं पाऊंगा, तू भी सेम काम करती है, चल साथ मिलके काम करते हैं, बना लेते हैं रोड। इसने बोला देख यार लक्ष्य, साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पार्टनरशिप नहीं करूंगी, मैंने सुना है जब पार्टनरशिप होती है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं। लक्ष्य कह रहा है साथ में काम कैसे करेंगे। महक ने बोला क्यों, तूने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, उसमें कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट वेंचर, सुना कभी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, 2 लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं पर वो पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, साथ मिलके काम किया एक प्रोजेक्ट पे, पैसे कमाए, अपना अपना शेयर लिया, अपने अपने घर। यानी 2 लोग, ये दोनों कौन है, दोनों इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, 2 या ज्यादा इंडिविजुअल्स अगर साथ मिलके काम करते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट, पर वो पार्टनरशिप नहीं करते, इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी एक ऐसी बॉडी जिसमें सारे लोग क्या हैं, इंडिविजुअल्स। फर्क समझ आया। अब सर ये क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। हो सकता है महक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी होती, और लक्ष्य ने बोला आज ज्वाइंट वेंचर करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता, इंडिविजुअल जेवी यानी ज्वाइंट वेंचर कर रहा है विद अ कंपनी। अब यहां पे सारे इंडिविजुअल नहीं हुए ना, एक कंपनी है एक इंडिविजुअल है, इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी अगर एक बॉडी में इंडिविजुअल के अलावा कोई फर्म है, या फिर कोई एचयूएफ है, या फिर कोई कंपनी है, वो ग्रुप बन गया, उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एक ग्रुप में सारे इंडिविजुअल हैं तो क्या बोल देंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और इन्होंने अगर पार्टनरशिप फॉर्म कर ली तो क्या बन जाएगा, ये फर्म। देखो आपको मतलब याद नहीं करना है, नहीं पूछेंगे मतलब आपसे, खाली नाम पूछेंगे बस। मतलब क्यों बता रहा हूं कि तो आपको पता होता क्या। फर्क समझ आ गया लक्ष्य आपको यहां तक का, ठीक है। तो बताना 7 तरह के पर्सन कौन कौन से हैं। शॉर्ट फॉर्म एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, अथॉरिटी, और इसे कह लो एवरी अदर्स कह लो, या कह लो एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। यहां पे आ जाएंगे हमारे आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीसीएमए, सारे यहां पे आ जाएंगे। खैर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ नाम लिख के आने होते, दैट्स इट। 5 नंबर के लिए बस नाम लिख के आने होते हैं, तो याद कर सकते हैं नाम, हो जाएंगे याद 7 नाम, बताना कौन कौन से हैं।
अभी लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत। चलो मैं याद कराता हूँ। चलो आओ सारे ऐसे करो, हाथ अपने हाथ इशारे करेंगे, सारे हाथ हाथ। चलो मांगना नहीं, कुछ ऐसे करना है भाई। चलो मुझे बताओ, इंडिविजुअल मतलब कितने लोग होते हैं? सिंगल तो ये है, इंडिविजुअल कितने लोग होते हैं? इंडिविजुअल एक। चलो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलना है, एक बंदा इंडिविजुअल, ऐसे इशारा करके, एक बंदा इंडिविजुअल। भाई बोलना है, पता लो, एक बंदा इंडिविजुअल। दो बंदे खोल सकते हैं एचयूएफ। एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे खोल सकते हैं एचयूएफ। अगर सात मिल गए तो क्या खुल जाएगी? फर्म। ये क्या हो गया? फर्म। चलो एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे, मेहंदी लगा के कर ले। हाँ मेरा एग्जाम है। चल एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे एचयूएफ, सात मिल गए तो फर्म। कंपनी का एक फीचर सुना है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, कंपनी का, कंपनी अमर है, कंपनी कभी नहीं मरेगी, डिसॉल्व नहीं होगी। गोइंग कंसर्न इशारों में लेके आते हैं, कंपनी गोइंग, कंपनी गोइंग, कंपनी गोइंग, कंपनी गोइंग। तो इशारा किसका हो गया? कंपनी का। चलो एक बंदा, दो बंदे, सात मिल गए तो कब लोग, मेहंदी, मेहंदी कहाँ है? चलो एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे, सात मिल गए तो ये क्या है? कंपनी। कभी जिम गए? क्या करने जाता है जिम करने? क्या करेगा जिम करके? क्या करेगा उससे? बॉडी बनाएगा। चलो ये दिख रहा है वर्ड बॉडी। तो जिम जाके क्या बनाते हो? बॉडी। क्या बनाते हो? बॉडी। अब देखो मन में चलेगा जिम जाके बनाता हूं बॉडी, पर बॉडी सुन के तुम्हें याद आना चाहिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पोजीशन ऑफ पर्सन। तो ये इशारा तुमको लेके जाएगा एओपी बीओआई पे, एओपी बीओआई पे। चलो दोबारा आ जाओ, एक बंदा, एक बंदा। अब जिसने नहीं किया ना बेटा, यहां बुला कर आऊं कैमरे पे। हाँ एक बंदा नहीं बना सकता भाई, बॉडी कैसे बनाएगा? इसमें एचयूएफ में अकेला करता? कैसे पॉसिबल है भाई? अकेला बंदा कैसे हो सकता है एचयूएफ? मैम करना, मैम को पढ़ना, मैम को, मैम बताओ। चलो एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे, साथ मिल गए तो कंपनी, एओपी बीओआई। ये याद है? लोकल अथॉरिटी, तो किसका टैक्स जा रहा है? अथॉरिटी के पास। बाकी सब अदर्स बोल लो, या एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एवरी आर्टिकल जुरिडिकल पर्सन। और दोबारा करेंगे तो एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे, साथ मिल गए तो फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई। बॉडी का है, अच्छी बॉडी है। हाँ एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। दोबारा अब मैं इशारे करूंगा, बोलूंगा नहीं, तुम बोल के बताओ क्या कर रहा हूं मैं। बॉडी कॉपरेट नहीं है। हाँ एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी। मैं कहां से लोकल लग रहा हूं तेरे को? चलो एजी क्या होता है? किसी और का बोलना एजी घर जाके। चलो ये क्या है? चल ठीक, चलो एक बार खड़ा हो, सब करके देखा सबको। रुक रुक रुक, तू मैं बोलूंगा तो इशारा करना, ठीक है? चल एक बंदा, हाँ एक बंदा, हाँ इंडिविजुअल, दो बंदे, तो दिख नहीं रहा तू, हाँ और तुम रुक जाओ, ठीक है? चल एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे, साथ मिल गए तो कंपनी करके दिखा। वेरी गुड, एओपी बीओआई, नाइस बॉडी है। लोकल अथॉरिटी, बाकी सब अदर। क्या बात है, वेरी गुड। क्लैपिंग करो भाई के लिए। क्लैपिंग नहीं करे तुम, रिलेट पे जा, अच्छे कमाएगा। चल याद होगा साथ तरह के नाम। अब सेक्शन याद करते हैं इसका। देखो देखो, हर डेफिनेशन का सेक्शन क्या होता है? टू। पता है लॉ में पढ़ा होगा,
सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं। सेक्शन 2 तो याद हो जाएगा, दिक्कत है 31 को याद करने की। सर बहुत सिंपल तरीका, 7 तरह के पर्सन है, 7 तरह के हैं, 2 हमको पता है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 तरह के पर्सन हो गया। सेक्शन में याद 2 इंटू 3 प्लस 1 2 31 यानी कि 7 तरह के पर्सन, खत्म। तो पर्सन का सेक्शन क्या है 231, कैसे याद किया 2 इंटू 3 प्लस 1 मेक्स द 7 काइंड ऑफ पर्सन। कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। क्लियर हो गया, जल्दी नोट करो। चलो जल्दी रिवाइज करो एक बार। टैक्स होते हैं 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट। जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव कौन सा है, डायरेक्ट। किसका रेट कांस्टेंट है, इनडायरेक्ट। रिग्रेसिव नेचर किसका हो गया, इनडायरेक्ट। ओके, टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, किसने बोला, हाँ आर्टिकल नंबर 265 ने। ये कहां से आ गया, लॉ क्या बना सकता है, पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 245 पावर डिस्ट्रीब्यूशन 246। इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, सीजी के पास। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन लगा सकता है, स्टेट। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। जीएसटी एंट्री की आर्टिकल 246 बड़ा है। ओके, इनकम टैक्स पे करने के लिए 7 तरह के पर्सन लायबल हो सकते हैं, कौन कौन से, वाह कौन कौन से, सारे कर दो एक साथ। स्कूल में प्रेयर साथ में बोलते थे ना, साथ में 1 2 3 स्टार्ट। सबने बोला और ये मैडम आधा भरा, जल्दी भरा, आधा भरा 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 भरा, चलो। ओके, अब मुझे बात बताओ, ये 7 तरह के पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन है इससे, नाम बता अपना। हर्षित। हर्षित जब पैदा हुआ था इतना ही बड़ा था, बच्चा था, ऐसे क्या कर रहा है, हाँ बता मुझे, बच्चा था। जैसे हर्षित पैदा हुआ, डॉक्टर ने पता है क्या बोला, ये नहीं बोला बेटा बेटी हुआ है, बोला आपके घर इंडिविजुअल हुआ है जी। क्या हुआ आपके घर, इंडिविजुअल, क्योंकि ये कौन है, इंडिविजुअल। जैसे ही पैदा हुआ, क्या ये इंडिविजुअल था, नहीं था, था। आ गए मोदी जी, टैक्स 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 टैक्स। कह रहे किस बात का टैक्स, मैंने नहीं बोला माइनर में, मैं कह रहा इंडिविजुअल था ना। अच्छा, पर इंडिविजुअल था, माइनर पर टैक्स लगता है, बताऊंगा आपको थोड़ी देर, पर था इंडिविजुअल। तो इसने टैक्स क्यों नहीं पे किया पैदा होने के बाद, क्योंकि सर अभी ये इनकम कहां कमा रहा है, ये सारे पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं, पर उसके लिए क्या जरूरी है, इनकम को कमाना। पैदा होने पे इंडिविजुअल तो बन गया, यानी ये गारंटी हो गई जब कमाएगा तब टैक्स पे करेगा। यानी कि एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। एवरी पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स इफ ही अर्न्स टैक्सेबल इनकम, ट्रू फॉल्स, ट्रू। तो सर ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, जो टैक्स पे करता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं असेसी। क्या बोलते हैं, असेसी। डालो हेडिंग कॉपी में जल्दी से, असेसी। देखो सेक्शन 2 का 7 डालो, मैं बताता हूं क्या, लिखवाता हूं फिर आपको। देखो असेसी 2 का 7, देखो assessee means a person, assessee means a person, लिखो assessee means a person, हिम्मत बाल्टी करी बैठ के अपने नाम से। assessee means a person on whom there is a liability to pay income tax, to pay income tax। ठीक है, बस नहीं, यानी असेसी ऐसा पर्सन हो गया जिसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ चुकी। फर्क समझ आ गया। तो आज की डेट में तुम सारे क्या हो, असेसी की इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स। जैसे ही पैसे कमाना स्टार्ट करोगे बन जाओगे असेसी। फर्क समझ आया। तो बताना ट्रू या फॉल्स, एवरी पर्सन इज एन असेसी।
फॉल्स। एवरी असेसी इज अ पर्सन, ट्रू। यानी कि असेसी कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये 7 तरह के पर्सन में से ही निकला है जी। तभी तो सेक्शन है 2 का 7, क्योंकि कहां से निकला ये? 7 तरह के पर्सन से। तो सेक्शन लिखा आपने, इसको याद करने की लिख लो ट्रिक इसके ऊपर। 2 का 7 क्यों है? क्योंकि ये 7 तरह के पर्सन में से निकला है। लिख लो 2 का 7 क्यों है? क्योंकि ये 7 तरह के पर्सन से निकला है। खाली सेक्शन याद करने की ट्रिक है बस एक। ठीक है, ओके। तो पर्सन हो गया, असेसी हो गया। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे पैसे कमाने हैं। चलो सारे मुझे बताओ, पैसे कमाने के तरीके बताओ, थोड़े बहुत तरीके। पैसे कैसे कमा सकते हैं? कोई तरीका बताओ पैसे कमाने का तरीका। अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में ट्यूशन ले सकते हैं। सर मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। नहीं तुम्हारी बात नहीं कह रहा, कैसे भी कह रहा हूं मैं पैसे कमाने हो, कोई भी तरीका पैसे कमाने का। ड्रग्स बेच के, शाबाश। किसने बोला? अच्छा इसने बोला था, मुझे तूने बोला, मैं लगा। अच्छा क्या बेचेगा? कोकेन, हीरोइन, और बता और क्या क्या होता है? एलएसडी, और क्या क्या होता है? नहीं पता, मैंने सारे ट्राई कर रखे हैं। चल ट्यूशन करवा सकते हैं। चलो भाई ने बोला ड्रग्स बेच सकते हैं, वेरी गुड। और बताओ? डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस बिजनेस हो गया, बिजनेस। सबसे इजी काम नहीं बोल रहे सर, जॉब कर सकते हैं, सैलरी कमा लेंगे सर। हाँ वो भूल गया तुम यार, बस ड्रग्स पे पहुंच गया, सैलरी भूल गया भाई हमारा। कोई बात नहीं, मरना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा ट्यूशन के लिए पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ वो डिग्री लेनी पड़ती है ना ट्यूशन के लिए डिग्री। अच्छा अच्छा, किसने बोला? हाँ ये कुछ ठीक है, चलो सैलरी हो गई। और तरीके बताओ पैसे कमाने के। बताओ बताओ, हार्डिंग को फार्म हाउस खोल लो, बिजनेस ही हो गया ना भाई। और तरीका कोई? ट्रेडिंग करना बिजनेस ही हो गया भाई। और तरीका कोई? फी पेनल्टी लेना। ये कौन सा काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? मैं बिजनेस खोल लेता हूँ, मैं पेनल्टी कलेक्ट करता हूँ। हाँ अगर मान लो हमसे इंडिविजुअल दे दे पुलिस वगैरह से दे तो फिर तो वही होगा। पुलिस ने थोड़ी वो तो गवर्नमेंट जमा हो जाएगी ना गवर्नमेंट के पास। हाँ जी। और बताऊं, तुम्हें पॉइंट भूल रहे हो, कभी घर किराए पे चढ़ा है? रेंटल इनकम नहीं, इनकम टैक्स से बिजनेस नहीं है। इनकम टैक्स के लिए वो रेंटल इनकम है, अलग चैप्टर है पूरा हमारा एक। अच्छा जिसका होल टाइम ना हो। बताऊंगा, चैप्टर तो आने दे, रुक जा। ठीक है, रेंटल इनकम हो गई। इसके बाद घर को किराए पे चढ़ाया, अलग इनकम है। घर को ही बेच दिया, सेल कर सकते हैं घर की, उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल गेन्स। मैंने अपना कोई कैपिटल एसेट ही बेच दिया। और लास्ट पता है क्या होता है? हाँ जी, वन टाइम कह सकते हो, इरेगुलर इनकम कह सकते हो। फिर आप क्या आते हैं, बाकी चीजें भूल रहे हो जो आप। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, लॉटरी, बेटिंग, सारी इनकम, ये सारी आपकी हैं अदर सोर्सेस की इनकम। देखो इनकम टैक्स उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने इनकम के तरीके, कमाने के तरीकों को 5 अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, और ग्रुप्स को बोलते हैं हेड्स। ये देखो उन्होंने बोला जब तुम जॉब करके पैसे कमाओगे उसे बोलेंगे हम लोग सैलरी। जब तुम्हारा घर किराए पे चढ़ा होगा, तुम्हें रेंट जो मिलेगा उसे कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी। यानी ये बात कर रहा है आपका रेंटल इनकम की। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन कर लो, उसे बोलेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट फॉर्म देखो, पी जी बी पी, पी जी बी पी। कोई पबजी नहीं बोलेगा इसको, क्या ये? पी जी बी पी। उसके बाद घड़ी बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, कैपिटल गेन्स। और बाकी सारी इनकम, बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब कुछ कहां जाएगा आपका? अदर सोर्सेस के अंदर। 5 ग्रुप बनाए। पहला क्या बोला? सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पी जी बी पी। चौथा कैपिटल गेन्स। पांचवा अदर सोर्सेस। दोबारा बताओ कौन कौन से हैं? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। पता है 5 चैप्टर आपके पूरे इनकम टैक्स सिलेबस का, जो 50 नंबर का है, उसका 70% सिलेबस यही है आपका। ये 5 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर करके हमारा 70% सिलेबस खत्म। तभी मैं आपको आज नहीं बता रहा कि सर अगर बंदा डेली घर किराए पे चढ़ाए तो क्या होगा। पढ़ना है भाई, चैप्टर है पूरे। 70% टाइम, 2 से 2.5 महीने यही पढ़ना है हमको। हाँ खैर,
आज मेरा काम बताने का आपको ये है कि जब हम सैलरी पढ़ेंगे ना, हम इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 15 से लेके पहुंच जाएंगे 17 पे। एचपी में काम हो जाएंगे 22 से 27, पीटीपीपी में 28 से 44, कैपिटल गेन में 45 से 55, अदर उसमें 56 से 59। एक चीज दिखाऊं मैं आपको, जो जहां खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है। हाँ दिखा रहा हूं। 3 जगह चेन नहीं टूटी है, चेन टूटी है पहली जगह, कुछ सेक्शन ऐसे गायब है, 18, 19, 20, 21। सर ये 4 सेक्शन कहां है? किसी और चैप्टर में होंगे। हाँ इसने बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला। हाँ पता क्या था, जो इनकम टैक्स लिख रहा था ना, वो मस्त सैलरी में लिख रहा था 15, 16, 17। हाँ बेबी, अच्छा सुन, 22, 23, ऐसे नहीं होता, सीक्वेंस होती है। तो हुआ क्या, 18, 19, 20, 21 इनकम टैक्स एक्ट से डिलीट हो गया, हटा दिया। उनको लगा बेकार सेक्शन है, हटा दो। पता कब हटाए थे? 1992 में, आपके मेरे पैदा होने से पहले हट चुके हैं। तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, जानने भी क्यों हट गए, तो इसलिए वहां चेन टूटी है, वरना चेन सही है। तो एक बार आप सिर्फ साची सेक्शन रेंज पढ़ दो एक बार, क्या लिखी है, कहां से कहां तक है। नाम नहीं चाहिए मुझे, खाली रेंज चाहिए। 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59. अच्छा अब आपको दोबारा पढ़ना है तो थोड़ा स्पीड से, मैं देखना चाहता हूं कौन कितना स्पीड से पढ़ सकता है, वॉल्यूम नहीं स्पीड। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59. हरा सकती है इसको स्पीड में कर। हिंदी बोल सकते हो कोई दिक्कत, हिंदी बोल सकते हो कोई दिक्कत। चल 15 to 17, 22 to 27, 28, 44, 45 to 55, 56 to 59. कौन जीता? साची हरा देगी गुंडी। चल ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई तो कर। 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59. कौन जीता? कौन? प्रीति जीत गई, ले जीत गई। चल लक्ष्य, प्रीति को हरा। जीत गया हार गया? राइट से है ना। चल तू हरा देगी, बहुत बोलती है ना तू हरा। चल ओ वो प्रियंका। चल मैक। 15 to 17. हाँ सांस ले ले। हाँ चल 15 to 17. 15 to 17 हो पाया मेरे से. ट्राई ट्राई देख के बोलना है। चल ट्राई। 15 to 17. 27, 28 से 44. अटक गई दोबारा, जा अटक गया दोबारा। 15 to 17. 20 to 47. 28 से 44. 45 से 55. 56 से 59. हरा देगा हर्षित। हाँ ठीक है आरती, तुम्हें बोलना है अब स्पीड नहीं, अब तुम्हें लानी है वॉल्यूम, और तुम्हारा फोकस होना चाहिए ये कहां पे एंड कर रहा है, कि जहां ये एंड करेगी वहां से अगला शुरू होगा। चल 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59 5 मिनट हो गए। चलो अब वहां में देखो, मुझे देख के ट्राई करो बिना देखे बोलने का। 15 से क्या था? 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59, ये दोबारा 15 से 17, यहां चेन टूटी है। 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। कहीं ना कहीं रेंज बैटरी माइंड में, अगर मैं रेंज के आगे हेड्स को बैठा दूं तो मुझे तो याद ही हो गई रेंज, एमसीक्यू के लिए हमारा इटरेट हो जाएगा। अब खाली बैठाते हैं अपने आगे रेंज को। चलो चलो बताओ तुम्हें किसकी कहानी सुननी है? सौहार्द की कहानी सुननी है, लक्ष्य की सुननी है, कृष की सुननी है, हर्षित की, रोहित की या टिंकू की? वोटिंग करा देता हूं मैं। कौन कह रहा है लक्ष्य की कहानी सुननी है? लक्ष्य की, लक्ष्य ये रहा, आपको सुननी है। एक और कोई? तू भाई तू वोटिंग हार गया। किसको सुननी है कहानी? टिंकू की। एक एक 2 3 किसने? कृष की। कृष के लिए वोट करो, कृष के लिए वोटिंग। चलो हम सुनेंगे कृष की कहानी। डबल आर सिंगल आर? सिंगल ही है तू। हाँ ठीक है कृष।
कृष को ना, मान लो कृष का दुनिया में कोई नहीं है, एकदम अकेला तन्हा, इसको पैसे कमाने हैं, तो भाई गांव से शहर आ गया पैसे कमाने के लिए। अब बताओ कोई बंदा गांव से शहर आया, सबसे पहले कौन से पैसे कमा सकता है? मजदूरी पे, यानी कि दिहाड़ी मिलेगी, सैलरी मिलेगी ना। बिजनेस कैसे कर लेगा? वेजेस। अच्छा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा आपको। तो भाई ने क्या किया, भाई ने एक ढाबे पे एज अ वेटर ज्वाइन कर लिया। कहानी सुन ले, ढाबे पे एज अ वेटर ज्वाइन कर लिया, मस्त बेच रहा, आलू पराठे, गोभी पराठे, दाल मखनी, क्या क्या बेचेगा और? क्यों सर, गलत लाइन में आ गए सीरियस में? ठीक है, भाई वेटर का काम कर रहा है ढाबे पे, तो बदले में क्या मिल रहा है इसको? ठीक है, पता है क्या, जैसे इसको सैलरी मिल रही थी ना, दूर कहीं एक आंटी, जिनका नाम है निर्मला आंटी, वो देख रही थी, अच्छा पैसे कमा लिए, इसको दिख रही सैलरी। आंटी को पता है क्या दिख रहा था? 15 से 17। उनको तो पैसा दिख रहा है, अपना टैक्स दिख रहा है। तो जैसी सैलरी कमाई, आंटी का दिख गया 15 से 17। अब ढाबे वाला इसको मस्त खाना भी खिलाता था फ्री में, ढाबे में काम कर रहा है, सैलरी मिलती थी, पर रहना भी तो है। मुझे बताओ, पहली पहली बार गांव से शहर आया है, वेटर काम कर रहा है, अपना घर खरीद सकता है, किराए पे रहना पड़ेगा? अरे वाह। तो भाई ने क्या किया, भाई ने एक घर किराए पे ले लिया। तो भाई क्या पे कर रहा होगा इसको महीने का? रेंट। जैसे ही रेंट पे कर रहा है, आंटी को क्या दिख रहा है? 22 से 27। आंटी को टैक्स से मतलब है भाई, उन्हें दिख गया 22 से 27। कहने समझ आ रही है? कृष गांव से शहर आया, पैसे कमाने थे, पहले क्या कर रहा था? जॉब। जैसे ही सैलरी कमाई, आंटी को क्या दिखा? 15 से 17। अब कहीं तो रहना था, भाई किराए पे रह रहा था, किराए पे रह रहा है, तो बताओ आंटी को क्या दिख रहा है? 22 से 27। कुछ साल हो गए, भाई ने इतना अच्छा काम सीख लिया ना, और कैपिटल जमा कर लिया, कह रहा है बंद करो ये ढाबा, अपना ढाबा खोलेंगे। भाई ने अपना ढाबा खोल लिया और उसका नाम रख दिया कृष दा ढाबा। कृष दा ढाबा। अब यहां भाई काम कर रहा है, अब इसने अपना ढाबा खोला है, ये वेटर है कि बिजनेस? इसका बिजनेस है। अब भाई क्या कमा रहा है? PGBP। जैसे ही PGB कमा रहा है, आंटी को क्या दिख रहा है? 28 से 44। देखा भाई की तरक्की हो रही है, कहां वेटर, कहां अपना ढाबा। चल, तेरी गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं है? कोई थी? क्या नाम था? इतना सोच रहा है, चल छोड़, कोई नहीं। अब कोई क्रश? कोई नहीं है? मुझे लड़की लाने का तेरे को, मैं ला दूं कोई भी? सुनने जा रहा था, पक्का ला दूं मैं, परमिशन दे रहा है? चलो। भाई को अब लगा रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, मेरी को जरूरत और भी है, तो भाई ने शादी करने का डिसाइड किया। भाई को लड़की पसंद आ गई, पहली नजर में प्यार हो गया, लड़की का नाम था राखी सावंत। मैंने ऑप्शन दिया था, आपने नहीं बताया नाम, तो यहां से आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, जब मैं ऑप्शन दूं तो प्लीज बता दो नाम। हाँ हाँ, तो कृष की शादी हो गई विद राखी सावंत। यू कुछ सालों के बाद छोटा कृष, छोटी राखी। हो सकते हैं कैपेबल हो आप? हाँ, नहीं पूछना पड़ता है भाई। ठीक है, चलो। अब घर में 4 लोग हो चुके हैं, कृष, राखी, छोटा कृष, छोटी राखी। अब इसको लगा यार बहुत रह लिया किराए के घर में, अपना घर खरीदने का टाइम आ चुका है। ये उस किराए वाले के पास गया, बोला अपना घर मुझे बेच दे, बहुत किराया दे दिया। उसने बोला खरीद लो घर। जैसे ही इस बंदे ने कृष को अपना घर सेल किया, क्या कमा लिया उसने? कैपिटल गेन्स। पर आंटी को क्या दिखा? 45 से 55। वेरी गुड। अब और तरक्की हुई, इसकी बीवी पत्ते खेलती है, इसके बच्चे रिलेट पे जाके ये अपना डिविडेंड इंटरेस्ट कमा रहा है, यानी कौन सी इनकम कमा रहा है? ये अदर सोर्सेस। यानी आंटी क्या देख रही है? 56 to 59। ये थी कृष की कहानी, मेरी जुबान। 5 हेड्स। सबसे पहले वेटर काम कर रहा था, क्या कमा रहा था? सैलरी। उन्हें क्या दिख रहा था? 15 से 17। पर घर किराए पे रहना पड़ेगा, यानी कि रेंट पे कर रहा है। वो बंदा कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी, आंटी को दिख रहा है 22 से 27। कुछ टाइम अपना ढाबा खोल दिया, PGBP। उन्हें क्या दिख रहा है? 28 से 44। अब घर में बीवी बच्चे हैं, घर खरीदना पड़ेगा, यानी वो बंदा बेचेगा, कैपिटल गेन कमाएगा। आंटी ने क्या देखा? 45 से 55।
अब बहुत तरह की इनकम कमा रहा है। अदर सोर्सेज आंटी ने देखा 56 से 59। क्लियर? अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ इसकी कहानी को याद करो, पिक्चराइज करो मन में। सबसे पहले इनकम कौन सी कमाई गई थी? सैलरी, रेंज 15 से 17। अगली इनकम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ 22 से 27, अपना ढाबा खोल लिया। पीजीबीपी 28 से 44, घर बेचा, कैपिटल गेन्स 45 से 55, लास्ट अदर सोर्सेज 56 से 59। ये पूरी रेंज। सर रेंज क्यों याद करा रहे हो? मैं रेंज इसलिए याद करा रहा हूं कि बाई चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए सैलरी का, और क्वेश्चन खाली पूछे एमसीक्यू में, बताओ इस सैलरी के प्रोविजन पे सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा। तुम्हें ना प्रोविजन आता है ना सेक्शन आता है। सेक्शन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला है, सैलरी के इस पर्टिकुलर प्रोविजन में सेक्शन कौन सा लग रहा है। 4 ऑप्शन 15, 20, 25, 30। आंसर क्या होगा? 15, क्योंकि सर 20 तो है ही नहीं। 25, 30 सैलरी के अंदर फॉर्म ही नहीं करते। 25 जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, 30 जाएगा पीजीबीपी के अंदर। तो एक ही ऑप्शन हो गया इसका 15। यानी रेंज को याद करने का फायदा ये हो गया कि अगर सेक्शन पर्टिकुलर ना भी आता हो, तुक्का तो लगा सकते हो। बात समझ आई? पर इतना बता रहा हूं, बैच खत्म होते होते आपको सारे याद हो जाएंगे इंक्लूडिंग सब सेक्शंस। वो मेरा काम है कराना, मैं कराता हूं। आज पहली क्लास से क्या याद करा रहा हूं? रेंज। सैलरी 15 से 17, एचपी 22 से 27, पीजीपी 28 से 44, कैप गेन्स 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। इन हेड्स के आगे सेक्शन के नाम लिखो पहले, उसके बाद ये कहानी के फॉर्म में बना के आपको लिखने हैं, ताकि आपको कहानी याद रहे, पहले कॉन्सेप्ट कौन सा हेड था। ठीक है? कहानी में इसका नाम डालना, इसका नाम डाल दो, अपना डाल दो, तुम्हारी मर्जी। चलो 5 मिनट आपके पास है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो 5 हेड भी देख लीजिए जल्दी, यहां तक रिवाइज करेंगे। टास्क होता है 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव कौन सा है? डायरेक्ट। रिग्रेसिव कौन सा है? टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाओ, किसने बोला? फिर पार्लियामेंट नहीं, आर्टिकल 265। लॉ कौन बना सकता है? लक्ष्य। लॉ कौन बनाए? किसने बोला है? 245 ने। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 246। इनकम टैक्स लगाने की पावर सीजी को किसने दी है? साची। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन लगा सकता है? प्रियंका। हाय प्रियंका। अरे प्रियंका जेंडर चेंज कर लिया यार, तुझे बताया नहीं यार। चलो प्रियंका प्रियांक डन। चलो ठीक है। हाँ एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है। जीएसटी कहां से आया प्रियांक? एंट्री के आर्टिकल 246 बड़ा है। ठीक है। अब तू उसकी मत डालना भाई, मैं तेरे को बड़े वाला बना दूंगा, बता रहा हूं ठीक है। चलो ठीक है। इनकम के होते हैं 5 हेड्स। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। सैलरी की रेंज 15 से 17, एचपी 22 से 27, पीजीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। ठीक है। पर्सन होते हैं 7 तरह के पर्सन। इंडिविजुअल, साथ में करना है मेरे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। 7 तरह के पर्सन। सेक्शन 2 क्लॉज 31, 231 बनाता है 7 तरह के पर्सन। पर्सन फर्दर क्या बन सकते हैं? असेसी 2 का 7। ठीक। अच्छा इन सारे रेंजेस को देखो, 15, 22, 28, इन सबका पहला सेक्शन कौन सा है? सबका पहला देखो, सबका पहला बताओ, इसका कौन सा है? पहले का 15। तू पहले पे ध्यान दे भाई, तेरी पहले नहीं आई अभी तक। 15। अगला कौन सा है? 22, 28 और 56। हर हेड के पहले सेक्शन को बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। ये लिख लो कॉपी में, हर हेड के पहले सेक्शन को बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। हर हेड के पहले सेक्शन को बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन।
हर हेड के पहले सेक्शन को बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। क्या होता है ये पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर जाके, पर अभी क्यों बताया, क्योंकि एमसीक्यू पूछते हैं। सैलरी का चार्जिंग कौन सा है 15, एचपी का 22, पीजीपी का 28, कैप गेन्स का 45, अदर सोर्स का 56। ये एमसीक्यू बनता है, चार्जिंग सेक्शन लेके बहुत बार बनता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं एक वर्ड लिखूंगा यहां पे और साची मुझे बताए उसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके। अरे लाइट हो गया, ये डार्क कर देते हैं। चलो साची जी बताओ। साल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। चलो बात तो हो गई नॉन कॉमर्स वाले बच्चे की। अब कॉमर्स में आओ, 2 तरह के साल होते हैं। फाइनेंशियल ईयर, ओ मैंने कॉमर्स में बुलाया, अभी सीए में नहीं, सीए से नहीं बुलाया, रुक जा। हाँ हाँ सच्ची, ये झूठी है, ये सच्ची है। हाँ, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। पर इनकम टैक्स में 2 अलग साल आते हैं। कौन से आपको बताता हूं, देखो होते फाइनेंशियल ईयर्स ही हैं, बस नाम बदल दिया है। देखो देखो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अब मैं आपसे पूछूंगा सिंपल सा क्वेश्चन। गवर्नमेंट आपको बोल रही है ये साल जिसका नाम रख दिया उन्होंने AY 24-25, क्या नाम रख दिया? AY 24-25। फुल फॉर्म ले देता हूं, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज पेड। यानी ये वो साल है जब हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करके आएंगे। मैंने क्या लिखा है? 24-25। फुल फॉर्म क्या है? असेसमेंट ईयर। 24-25 वो वाला साल है जब मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा करके आऊंगा। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है साची, अगर मैं 2024-25 वाले साल में गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा करके आऊंगा तो मैंने इनकम कब कमाई होगी? 25-26 में या 23-24 में? क्वेश्चन समझ आया आपको? आया भाई, जब मैं टैक्स जमा करके आ रहा हूं, इनकम उसके बाद कमाऊंगा कि पहले कमा चुका हूं तभी टैक्स जमा कर रहा हूं? पहले कमा चुका हूं। अगर ये साल 24-25 है तो इससे पहले वाला साल कौन सा होगा? 23-24। 1/4/2023 को शुरू, 31/3/2024 को खत्म। इसे कहते हैं PY 23-24। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि असेसमेंट से प्रीवियस है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। यानी ये साल में इनकम कमाऊंगा, उस साल में टैक्स पे करूंगा। सर आपने यही साल क्यों लिए? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स ने 2024 में जो भी एग्जाम होंगे ना, चाहे वो CS के हों, CA के हों, CMA के हों, ये साल लॉक कर रखे हैं। वो आपसे क्वेश्चन इसी साल का पूछेंगे। 23-24 की इनकम निकाल के दो बोलेंगे, या कह देंगे 24-25 में जो टैक्स पे करना है उसकी इनकम निकाल के दो। ईयर लॉक्ड है। 2024 का जून हो, मई हो, नवंबर, दिसंबर हो, 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे, जिस साल की इनकम आपसे पूछी जाएगी वो साल कौन सा होगा? 23-24। यानी डीप में जाके बताऊं तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 इस साल की इनकम पे आपको टैक्स निकालना होगा। और जमा कब करोगे? असेसमेंट ईयर 24-25 में, जो कब शुरू होगा? 1/4/24 को, खत्म कब होगा? 31 मार्च 25 को। तो अब अगर आपको क्वेश्चन कोई डेटा 1 अप्रैल 23 से पहले का दिख जाए, या फिर कोई डेटा
31 मार्च 24 के आगे का दिख जाए वो क्वेश्चन से कट कर देना, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए है, वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर लॉक्ड है, कौन सा 23-24, और असेसमेंट ईयर भी लॉक्ड है, कौन सा 24-25। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छे से समझ आ गई आपको? ऐसा नोट करो जल्दी। अच्छा ये बात सुन लो, जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसे इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। यानी आपका करंट ईयर ही है, पर प्रीवियस क्यों बोलते हैं? असेसमेंट से पहले होता है इसलिए प्रीवियस सोच के मैं सोचना पहले का कोई साल है। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में करंट ईयर को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। चलो देख लिया क्रश? डन। तो बताओ इनकम किस साल कमाते हैं? प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में? ईयर में। इसका सेक्शन नोट कर लो, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 खाली एक लाइन का बताता है इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर, और उसका मतलब क्या होता है, बस। ठीक। असेसमेंट ईयर मतलब क्या है? द ईयर इन द टैक्सेस आर पेड। सेक्शन इसका भी लिख लो, इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 9। 2 क्लॉज 9। 2 क्लॉज 9। अब देखो प्रीवियस ईयर का मतलब ये रहने वाला है, असेसमेंट ईयर का मतलब मैं ड्यूरिंग द बैच चेंज करूंगा आपके लिए। आज बेसिक क्लास है तो आप समझो इसका मतलब क्या होता है। द ईयर इन टैक्सेस आर पेड। विद टाइम जब ग्रो कर जाओगे मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक, ओके। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। अभी हमें पता है कि हर सेक्शन जो डेफिनेशन को बताता है वो 2 होता है। ऐसे ही हर एक्ट का सेक्शन 1 पता है क्या होता है? वो बताता है वो एक्ट अप्लाई कहां पे होता है। सेक्शन 1 बात करता है अप्लाई की। सेक्शन 1 कहता है एक्ट अप्लाई कहां होता है। तो मुझे बताओ इनकम टैक्स एक्ट कहां अप्लाई होता होगा? इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह इंडिया में। वरना सोचो चाइना के छोटे से गांव में बूढ़ी सी आंटी भुट्टे बेच रही है, मोदी जी पहुंच गए, टैक्स जमा करो। वो कह देगी आओ माऊ चाऊ, ये बोलेगी वो, तो उसे क्या पता, नहीं देगी ना टैक्स वो, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा होगा? चाइना का टैक्स। यहां पे क्या लग रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। तो लिखो सेक्शन 1 क्या बोलता है, लिखो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू the whole of India, the whole of India, the whole of India, including Jammu and Kashmir, including Jammu and Kashmir, including Jammu and Kashmir.
देखो आर्टिकल 370 हटने से पहले भी इनकम टैक्स जम्मू में लगता था, जीएसटी नहीं लगता था। इनकम टैक्स जब से इंडिया बना है तब से लग रहा है, चाहे वो जम्मू हो या कहीं भी हो। जीएसटी अब लगना स्टार्ट हुआ है वहां पे। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 क्या बोलता है? दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है, समझ आया आपको? रिवाइज कराना। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव कौन सा है? डायरेक्ट। रिग्रेसिव इनडायरेक्ट। इनकम कोई भी टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, किसने बोला है? आर्टिकल 265 में। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। किसने बोला है? आर्टिकल 245। पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 246। इनकम टैक्स की पावर सीजी को मिली है एंट्री नंबर 82 से ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर का टैक्स एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। जीएसटी आर्टिकल 246 बड़ा ए। इनकम के होते हैं 5 हेड: सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45, 55, 56, 59। चार्जिंग सेक्शन सैलरी का 15, एचपी का 22, पीजीबी का 28, कैप गेन्स का 45, अदर सोर्स का 56। ठीक है। पर्सन होते हैं 7 तरह के: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। 7 तरह के पर्सन बनते हैं 231 से। 2 into 3 + 1। पर्सन बन सकता है असेसी। असेसी मीन्स अ पर्सन जिसपे इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ चुकी है। 2 का 7 क्योंकि 7 तरह के पर्सन से निकला है। प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है जिसमें टैक्स पे करते हैं, इनकम कमाते हैं? इनकम इज अर्न्ड, सेक्शन नंबर 3। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन व्हिच टैक्सेस आर पेड। असेसमेंट ईयर 24-25। सेक्शन 1 क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी, कि एक्ट अप्लाई कहां होता है। इतना हमने आज पढ़ा। एक बार इसको जल्दी से रफ में बना लेते हैं। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, बताना मुझे सेक्शन 1 क्या होता है। एप्लीकेबिलिटी बताता है। कहां लगता है सेक्शन, कहां लग रहा है हमारा? होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। सेक्शन 2 क्या बताता है आपको? डेफिनेशंस। हमने पर्सन की याद करी थी, सेक्शन क्या था? 2 क्लॉज 31 बताता है पर्सन कितने तरह के होते हैं। कौन कौन से बताना एक बार? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। हाँ, पर्सन क्या बन सकता है? जैसे 2 का 7 क्योंकि 7 तरह के पर्सन से निकला है। सेक्शन 3 किसका होता है? प्रीवियस ईयर का, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। असेसमेंट ईयर होता है द ईयर इन विच टैक्सेस आर पेड। 2 का 9। ओके, इनकम के होते हैं 5 हेड्स। सैलरी का बताना रेंज। एक सेकंड आजा। ओके, अरे सैलरी की रेंज 15 से 17, एचपी 22 से 27, पीजीबीपी 44, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। चार्जिंग सेक्शन सैलरी का चार्जिंग 15, एचपी का 22, पबजी का 20, कैप गेन्स, अदर सोर्सेज 6। ओके, टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, आर्टिकल नंबर 265। लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, आर्टिकल 245। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 246। इनकम टैक्स की पावर सीजी के पास कहां से गई? एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स 40 ऑफ द स्टेट। जीएसटी आर्टिकल 246। सवा घंटा हुआ एग्जैक्ट, 1 घंटा 15 मिनट। आपको इसमें से कितना याद है? सारा 90% याद है? 90%? आप काउंट करें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सेक्शन या क्लॉजेज आपको मोटे मोटे 22 याद है। सवा घंटे में 22 टोटल याद करने हैं। 130 बस। 130 आपको 6 महीने लगे याद करने हैं, एक दिन में आपके 22 हो चुके हैं। अच्छा फ्रैंकली बताओ, 1 घंटा पहले अगर आपसे बोलता क्लास खत्म होते 22 सेक्शन याद करने हैं, क्या बोलते? हो जाते नहीं होते? यहाँ पे बोला आता ना? अच्छा बताओ, हैवी लग रहा है? नहीं लग रहा ना हैवी? टैक्स ऐसा ही है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा एकदम हंसी मजाक करते हुए। पहली क्लास में मैंने कहा था ना, पहले कुछ नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको दिखा रहा था कि पढ़ाता कैसा हूं। पहले बोलने का फायदा क्या? तुम कैसे ट्रस्ट करते भाई?
अब तुम पढ़ चुके हो, तुम समझ आ गए कैसे पढ़ते हैं हम लोग। देखो पूरी हंसी मजाक चलेगी, अच्छे से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ज्यादा नहीं बोल रहा, पूरे बैच खत्म होते होते सिर्फ 1000 क्वेश्चन करेंगे, 1000 क्वेश्चन बस, प्रैक्टिकल 1000 क्वेश्चन बहुत, 1000 क्वेश्चन बहुत, उससे कम हो जाएगा हमारा। अब कुछ क्लास के रूल्स हैं जो बता दूं मैं आपको। एक तो क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मैं अगर 1:30 क्लास है, मुझे पता है लंच का टाइम होता है, 1:40 लास्ट है, 1:40 के बाद अगर 1:41 हो गया रूम लॉक हो जाएगा, फिर चाहे उमेश सर आके बोलते मैं क्लास नहीं खोलता भाई, जाना है जाओ। हाँ कई बार कोई रीजन होता है तो आप मुझे 1:30 से पहले व्हाट्सएप कर दोगे, मुझे कर दो सर इस रीजन से मैं लेट हो गया, मैं अलाउ कर दूंगा। व्हाट्सएप नहीं किया मैं अलाउ नहीं करूंगा। सेकेंड चीज, कभी अगर छुट्टी करनी हो, छुट्टी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बीमार हो, आपको घूमने जाना है, इनफैक्ट ये भी कहोगे ना सर मुझे नींद आ रही थी मैं छुट्टी कर गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्म करना है मुझे पर्सनली, एक मैसेज डाल सकते हो यार कि कल नहीं आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब छुट्टी करोगे उसका बैकअप आपको मिल जाएगा ऐप पे, बैकअप आपको देख के आना है। बैकअप काम होता है कि बैकअप फायदा क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, क्योंकि सारी लिंकेज होती है। अगर आपने मुझे छुट्टी के लिए इन्फॉर्म नहीं किया और छुट्टी कर ली, मैं वो पूरे चैप्टर आपको अलाउ नहीं करूंगा क्लास के अंदर, क्योंकि मैं छुट्टी को मना नहीं कर रहा, खाली मैसेज करने का तो बोल रहा हूँ, वैसे कर दो बस, सिंपल चीज है वो। थर्ड, होमवर्क करके आना जरूरी क्लास में, मैं होमवर्क दूंगा, इतना ही दूंगा जो कर पाओ। एक बार होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं, 2 बार किया कोई बात नहीं, अगर 3 बार आपका होमवर्क रह गया, मैं यहीं से आपके फोन से स्टिकर ऑन करके आपके पापा का फोन कर दूंगा, इसकी फीस ले जाओ, इसे नहीं पढ़ना। मैं पढ़ाऊंगा मस्ती से, पर मैं इन चीजों के लिए स्ट्रिक्ट हूं। और हमारा क्या चलेगा, चैप्टर खत्म होते ही हम उसका स्कैनर सॉल्व करेंगे, कि आज तक उस चैप्टर जितने क्वेश्चन आए सारे हमें करने, ये होने के बाद ही मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा। तो सोचो टाइम पे आप आ रहे हो, होमवर्क आप कर रहे हो, नहीं करोगे पापा को बोल दूंगा आपके मैं। फिर यहां बैठ के आपको मैं कैसे करा रहा हूं देख लिया आपने, हर चैप्टर में स्कैनर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि सर हम पहली बार में पास होंगे या नहीं होंगे। मुझे बताओ, टाइम से आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, हर चैप्टर का स्कैनर सॉल्व कर रहे हो, इसके बाद एग्जाम में ऐसे तो बैठ नहीं जाओगे, आज तो फेल होऊंगा, सर को बताऊंगा मैं फेल हो गया सर, वो तो नहीं करोगे ना ऑफकोर्स। बस यही रीजन है। अब जो बच्चे फेल हुए मुझसे पढ़ के, उनके रीजंस क्या थे, छुट्टी पे छुट्टी, अगर पढ़ने नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा भाई, जादूगर तो हो नहीं मैं कोई यार। सेकंड, चैप्टर कर लिया, स्कैनर में आलस दिखा दिया, भाई ये तो कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस तो वो है ना एग्जाम में है, वो तो करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज, जब बैच खत्म होने के बाद मैं टेस्ट के लिए या रिविजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए बुलाता हूं तब नहीं आए। इन तीनों को फॉलो करोगे तुम जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। तीनों में से ए भी चीज तोड़ी तो मेरी गारंटी नहीं है पास कराने की, क्योंकि मैं अपना हार्डवर्क कर सकता हूं, तुमसे तुम्हारा चाहिए। और हाँ, पहली क्लास में मैंने ज्यादा बोला नहीं, अगली क्लास से तुम्हारे फोन तुम्हारे बैग के अंदर होंगे, सबके बैग के अंदर, डेस्क पे नहीं दिखना चाहिए फोन मुझे, डेस्क के बाहर फोन दिख गया वो फोन मैं ले जाऊंगा, एंड्रॉइड हुआ तो मैं चैटिंग करूंगा उससे, एप्पल हुआ अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात। ये कुछ रूल्स हैं। बाकी देखो इन चीजों में स्ट्रिक्ट मैं क्यों हूं, मुझे अपने रिजल्ट से बहुत प्यार है भाई, मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और बताऊं सही बात, तो मुझे आपके बैच की इनकम से फर्क भी नहीं पड़ता, जितना आप मुझे मिल के दोगे ना 6 महीने के अंदर, उतना मैं 1 महीने में अपनी प्रैक्टिस से कमा लेता हूँ, ये प्रैक्टिस से आराम से ज्यादा ही कमा लेता हूँ यार। आप कितने बच्चे हो, मान लो 20 बच्चे भी हो यार, 20 बच्चे ने अगर एक सब्जेक्ट के एग्जाम्पल के 10,000 भी दे दिए, कितने हो गए, 2 लाख, डिवाइड बाय 6 करना, कितना हो गया पर मंथ का, 30,000 के अप्रोक्सीमेटली। मैं 1 महीने में से 6 गुना कमा सकता हूँ, आराम से कमा लेता हूँ प्रैक्टिस से अपनी। तो मुझे इनकम का पॉइंट ही नहीं है आपसे कोई, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, आपने देखा होगा मजे लेके पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं कराता हूँ। और मैं चाहता हूं कल को मार्केट में मिलो यार तो कहो हाँ सर आपने जो कराया था हम यूज कर पा रहे हैं। टैक्स पूरा नॉलेज यूज करने की नॉलेज है, टैक्स तो सब्जेक्ट है जो आपको एज दे सकता है। आप समझो 3 प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सीए, सीएस, सीएमए। देखो जी, अकाउंट्स और ऑडिट किसी भी बिजनेसमैन को बनवाने हैं, वो किसके पास जाएगा, सीए के पास, वो आएगा नहीं आपके पास यार, पावर ही नहीं आपके पास। किसी को अपने कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनवाने हैं वो यहीं जाएगा यार, किसी को लॉ का काम कराना है वो सीएस पे आएगा, यानी ये सब्जेक्ट तो लॉक्ड है, यहां वहां देखने का ही नहीं। पर अगर किसी को टैक्स का कंसल्टेंसी चाहिए, टैक्स के बारे में पूछना है, टैक्स कैसे कम हो जाएगा, उसको कोई डिग्री नहीं होती, कोई नॉलेज होती है, यानी ये काम सीए भी कर सकता है, सीए कर सकता है, सीएमए, ये एवेन्यू सबके लिए ओपन है, ये इसका फायदा है। दूसरी बात, 6 महीने। दूसरी बात सुनो, टैक्स को आपका इंस्टीट्यूट सीरियसली नहीं लेता था, एमसीक्यू बना के छोड़ता था,
पर आप सोचो, उन्हें तो खाली डिग्री देनी है, पैसा तुमको कमाना है भाई। बाकी सारी चीजें ना, अकाउंट्स की अपनी बुक्स बनवाना, अपना ऑडिट कराना, लॉ के बारे में पूछना, ये बिजनेसमैन के लिए खर्चा है। अगर तुम बिजनेसमैन को जाके बोलो, तुम्हारे पास नॉलेज है कि तेरा कितना टैक्स बन रहा है, 1 लाख का टैक्स, मैं तेरा टैक्स कम करा के 25,000 पे ला सकता हूं लीगली, यानी कितना फायदा हो गया उसको, 75,000 का फायदा हो रहा है। क्या तुमको बैठे बैठे वो 25-30,000 देने देगा फीस के नाम से, तब भी उसको फायदा हो रहा है। ये फायदा है टैक्स का, और इसके लिए नॉलेज चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए तुमको। एक बीकॉम पास बंदा भी टैक्स की नॉलेज है तो काम कर सकता है, कोई डिग्री चाहिए इसके लिए। और देखो, तुम्हारे कोर्सेज में जब तुम डिग्री के बाद जॉब लेने जाओगे ना, लॉ बीइंग अ सीएस हर बच्चा पढ़ के आएगा। कितने लॉ है, कंपनी लॉ, जेआईजीएल, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ, भरे पड़े, सबको लॉ आता होगा यार। वहां तुम कितना भी एक्सेल कर लो, अगला बंदा एक्सेल कर रहा होगा। सोचो तुम बैठे हो इंटरव्यू टेबल के सामने, इंटरव्यू तुम्हारे मार्क्स देख रहा है, लॉ में सही है, सही है, सही है, टैक्स में 70 नंबर है, तो वो सोच रहा है यार टैक्स का कंसल्टेंट हमको हायर तो करना ही था ना। तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ टैक्स से, अगर ये आंसर दे देगा तो मैं इसको 50,000 महीने के बाद 70,000 रुपए दे दूंगा। उसको फायदा क्या हो रहा है, जहां वो 2 बंदे रखता, एक सीएस एक टैक्स के लिए, कोई एक ही बंदा दोनों का काम कर रहा है उसका। तुम्हें फायदा क्या है, 50 की जगह 70 मिल रहे हैं, उसको फायदा क्या है, 1 लाख की जगह 70 देने पड़ रहे हैं। पर वो कब होगा, जब आज से तुम इसको फोकस बनाओगे। देखो लॉ ना हर सीएस का बच्चा पढ़ेगा, अच्छे से ही पढ़ेगा यार, उसको काम उसमें करना है। कंपटीशन भी ज्यादा है, जॉब्स तो लिमिटेड है। टैक्स में डिग्री नहीं चाहिए, मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हो, सीए सीएस सीएमए से एवेन्यू ओपन हो जाएगा तुम्हारे लिए। पर अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या आता है, सीए का बच्चा इसको डे 1 से करियर का ऑप्शन लेके चल रहा होता है, सीएस का नहीं चल रहा होता, ये फर्क है। मैं बताऊं, मैं डिट्टो सेम, वर्ड टू वर्ड सेम पढ़ाता हूं तीनों कोर्सेज में। हाँ, स्कैनर कराते हुए क्वेश्चन की डेप्थ अलग हो जाती है बस, पर मैं कराता डीप में जा रहा हूं। मुझे पता है मार्केट में तो काम करना ही है ना यार। अभी तक तुम जो पढ़ रहे थे चीजें, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, तुमने पढ़ा था पास होने के लिए। एग्जीक्यूटिव में आके, प्रोफेशनल में आके जो तुम पढ़ोगे, ये पढ़ोगे तुम पैसे कमाने के लिए। हर वो चीज जो तुम आज पढ़ रहे हो, कल तुम्हें पैसे कमा के देगी। अब तुम भूल जाओ डिग्री के लिए पढ़ना, अब कमाना है पैसे, तभी तो पढ़ रहे हो। देखिए 3 इडियट्स, चतुर बनना है कि रैंचो बनना है, रैंचो बनना है। उसको नॉलेज अप्लाई करनी आती है, तुम डिग्री ले भी लो, तुम्हें अप्लाई करना नहीं आता, तुम्हें पैसे क्यों मिलेंगे भाई। इंटरव्यू को तुम्हारे मार्क्स नहीं देखने, उसको तुम्हारी नॉलेज देखनी है, उसको अपना काम करवाना है तुमसे। अब तुम जो भी चीज पढ़ोगे, लॉ हो, अकाउंट हो, टैक्स हो, इस तरह से पढ़ो भाई, कल को पैसे कमाने, तभी तो पढ़ रहा हूं, वरना पढ़ कर रहा हूं चीज मैं। और टैक्स तुमको बहुत पैसे कमा के दे सकते हैं मार्केट। इस सब्जेक्ट को जितना सीरियसली लोगे उतना फायदा है। मैं नहीं कहता यहाँ नंबर लेके आओ यार, पर ऐसा सीख लो कि सर यहां पैसे कमा सकता हूं, और पैसा बहुत है टैक्स के अंदर। पर वो डे 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझो आपके फाइनल में, प्रोफेशनल में, आपका इंस्टीट्यूट ही आपको बाहर करता है टैक्स से। आपकी जो बुक है ना फाइनल की, वो 750 पेज की है, 750 पेजेस। ज्यादा लग रहा है मुझे पता है आपको। सेम टैक्स की बुक सीएमए वालों की 1100 पेज की है, ठीक है। सेम बुक, सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी नहीं। तुम्हारी 750 पेज, उनकी 1100 पेज। सीए फाइनल का इनकम टैक्स अकेला 5,500 पेज की बुक है, एक सब्जेक्ट 5,500 पेज, 8 पढ़ने होते हैं। पता है डेप्थ क्यों है, वहां बच्चों को डे 1 से सिखाया जाता है तुम्हें इसमें काम करना है, तुम्हारा करियर है। तुम्हें नहीं सिखाया जाता, नुकसान है, पर फायदा क्या है, मैं तुमको वो नॉलेज देने को रेडी हूं। तुम्हारे को फायदा क्या है, कंपटीशन मार्केट में ना के बराबर, वैकेंसी तो है जॉब की है। अब यहां आता है तुम्हारा रोल। तुम मुझे बताओ तुम्हें टैक्स कैसे पढ़ना है, डे 1 पे बता दो, सर हमें डिग्री दिला दो बहुत है। सेकंड, सर हमें ऐसा सिखा दो कि मैं पैसे कमा पाऊं, मुझे पैसे कमाने हैं। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करा दूंगा। तुम बोलोगे डिग्री के लिए पढ़ा दो, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा पढ़ाना, बेसिक पढ़ाई काम चल जाएगा। पर तुम बोलोगे नहीं सर हमें सिखाओ प्रैक्टिकल कैसे करना है, हमें पैसे कमाने, खाली डिग्री करनी क्या है, तो जैसे बोलोगे वैसे रेडी हूं। पर आज जो कमिटमेंट करोगे वही चलेगी 6 महीने में, चेंज नहीं करने दूंगा। क्योंकि आज तुम बोल दोगे सर हाँ हमें अच्छे से पढ़ो, पैसे कमाने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी बैच में भाई, 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी तुमको, फिर मजाक नहीं होगा फिर। तो बता दो तुम्हें कैसे पढ़ना है, पास होने के लिए करना है या एक अपना एक नया करियर ऑप्शन बनाना है। बनाना है। कोई ऐसा है जो सिर्फ पास होने पढ़ना चाहता है, सबको बनाना करियर ऑप्शन। भाई देख लो आज तुम बोल रहे हो कॉम्पिटिशन में आके 6 महीने मेहनत कराऊंगा ढंग से, तब मत करना आलस, ठीक है। चलो
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सबको कैलकुलेटर लेके आना है, नई कॉपी लेके आनी है, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कैलकुलेटर और नई कॉपी जो आज लिखवाया है, नई कॉपी में नोट डाउन कर, ठीक है। और चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।